Hello everyone. Let us continue with introduction to GST. Now we'll move to what is goods and service tax. GST is a destination based consumption tax. GST क्या है? Is a destination based consumption tax. Right? अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजप्शन टैक्स ही होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे करता है? कंज्यूमर। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कंजप्शन टैक्स होते ही हैं, लेकिन यहां कुछ यूनिक है और वो ये है कि दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जीएसटी की रेवेन्यू उस राज्य सरकार को मिलेगी जहां पे कंजप्शन हो रही है। कंजप्शन का जो डेस्टिनेशन है, रेवेन्यू भी वहीं जाएगी, ये इसका मतलब है। मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। प्रायर टू जीएसटी गुड्स पे जो टैक्सेस लगते थे वो क्या था? वैट लगता था और सीएसटी लगता था। वैट किस पे लगता था? इंट्रा स्टेट पे। विद इन स्टेट पे वैट लगता था और इंटर स्टेट पे सीएसटी लगता था। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो सीएसटी लगेगा। ठीक है, ये मैं प्रायर टू जीएसटी की बात कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कि व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ठीक है, अच्छा, तो वैट की रेवेन्यू की आपको आइडिया है कि ये जो पहले वैट की रेवेन्यू होती थी ये किसको मिलती थी? मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को जाती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी? विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब यूपी का सप्लायर है, यूपी का ही कंज्यूमर भी है, तो रेवेन्यू किसको जाती थी? ये रेवेन्यू जाती थी स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ अब सीएसटी की बात करते हैं। सीएसटी में क्या होता था? मान लीजिए जैसे यूपी का सप्लायर है और ये गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको? गुड्स की सप्लाई कर रहा है मान लीजिए बिहार के कंज्यूमर को, या बिहार का ये भी सप्लायर ही है। ठीक है, यूपी का एक सप्लायर है, बिहार के सप्लायर को माल दे रहा है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। तो अब रेवेन्यू किसको मिलेगी आपको बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती थी, यूपी गवर्नमेंट को मिलती थी कि बिहार गवर्नमेंट को मिलती थी? आपकी जानकारी क्या कहती है, मैं चेक करूं। मुझे मालूम है कि आपको पहले का कानून पता ही नहीं है, फिर भी अंदाज लगा लो। सीएसटी की रेवेन्यू किसको जाती थी? देखिए, वैट में मैंने स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूछा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, क्यों? क्योंकि विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है ना, सप्लायर और कंज्यूमर दोनों कहां के हैं? सेम स्टेट के ही है, तो ऑब्वियसली उसी को स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। सीएसटी में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अब प्रश्न बड़ा हो गया थोड़ा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है या स्टेट? अगर स्टेट को जाती है तो कौन से स्टेट को? जहां से सप्लाई हो रहा है वहां, या जहां कंज्यूम हो रहा है? इसको कंज्यूमर बोल दें अब, नहीं तो परेशान हो गए। B2B ट्रांजैक्शन में तो सामने वाला भी सप्लायर हो सकता है ना, इसलिए मैंने लिखा था। बोलिए, अब यहां पे सीएसटी की रेवेन्यू किसको जाती थी? पता है पहले किसको जाती थी? यूपी गवर्नमेंट को, जहां से सप्लाई होती थी। राइट, यूपी गवर्नमेंट अगर सप्लाई करती थी तो यूपी से अगर सप्लाई होती थी तो यूपी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाती थी। तो सीएसटी की रेवेन्यू जाती थी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट ऑफ सप्लायर, सप्लायर का जो स्टेट होता था। ठीक है, रेसिपेंट का नहीं, रेसिपेंट का नहीं, सप्लायर का स्टेट। अच्छा, अब जीएसटी जो कानून बनाया गया वो बनाया गया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। जहां पे कंज्यूम होगा वहां का जो डेस्टिनेशन है, टैक्स वहां पहुंचेगा, उसकी गवर्नमेंट को मिलेगा। यानी करंट रिजीम में, जीएसटी रिजीम में, अगर यूपी का सप्लायर और बिहार का कंज्यूमर है तो पता है इस पे जो आईजीएसटी, इस पे आईजीएसटी लग जाएगी
और ये जीएसटी मिलेगी किसको? इसकी रेवेन्यू जाएगी किसको? इसकी रेवेन्यू जाएगी कौन सी गवर्नमेंट को? बिहार गवर्नमेंट को। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, जहां पे कंज्यूम हो रहा है वहां की गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलेगा। तो अब यहां पे ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी जीएसटी ना आ पाने की। बहुत सारे स्टेट को दिक्कत होने लग गई। वो स्टेट जो डेवलप्ड स्टेट है, मैच्योर स्टेट है, जहां पे प्रोडक्टिविटी खूब होती है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनको दिक्कत होने लग गई। वो कहे कि हमारे यहां से माल निकलेगा, जाएगा दूसरे स्टेट में, कंज्यूम जहां होगा वहां पे टैक्सेस मिलेगा। अभी पुराने रिजीम में टैक्सेस किसको मिल रहा था? जहां से माल निकल रहा था। अब तो जहां माल पहुंचेगा उस गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा। तो क्या आप नाम ले पाएंगे हमारे देश के कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के, डेवलप्ड स्टेट्स के, जिनको ये बड़ी तकलीफ थी? वो कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, ये लोग तो डेवलप्ड स्टेट है ना, यहां से तो माल पूरे देश में सप्लाई होता है, तो इनको दिक्कत हो रही थी। अब जो कंज्यूमिंग स्टेट है, जहां पे माल बाहर से आता है और हम कंज्यूम करते हैं, वो स्टेट मस्त है एकदम कि भैया तो रेवेन्यू किसको आएगी? हमारी गवर्नमेंट को आएगी। बता सकते हैं आप कंज्यूमिंग स्टेट्स? नंबर 1 पे है गोवा। कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कंजप्शन होती है यहां पे, राइट? तो गोवा मस्त था कि हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आएगी। अब देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी कहना सही है, जीएसटी कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्यों है? देखिए टैक्स कौन पे कर रहा है जीएसटी का? हु इज पेइंग जीएसटी? द कंज्यूमर। हु इज पेइंग जीएसटी? द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल्स ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर टैक्सेस पे कर रहा है। तो बताइए अगर कंज्यूमर टैक्सेस पे कर रहा है बिहार का, तो बिहार गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू मिलनी चाहिए ना। अगर एमपी का कंज्यूमर टैक्सेस पे कर रहा है तो एमपी गवर्नमेंट को ही तो मिलनी चाहिए रेवेन्यू। अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरी रेवेन्यू किसको मिलनी चाहिए? मेरे राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। मैंने वो टैक्स पे किया तो मेरे राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी यही बात समझाने की कोशिश की और अंततः लोगों को समझ में आ गया और स्टेट गवर्नमेंट मान गई इसके लिए और जीएसटी लागू हो गया। तो दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। यू विल हैव टू रिमेंबर द रेवेन्यू विल गो टू whom? द रेवेन्यू विल गो टू द स्टेट इन विच कंजप्शन इज डन। ठीक है, जहां माल पहुंचा है। सप्लायर यूपी का और रेसिपेंट बिहार का, तो टैक्स जाएगा बिहार में। सप्लायर दिल्ली का, रेसिपेंट महाराष्ट्र का, टैक्स कहां जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अभी पॉइंट नंबर 2 में ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लॉ एम्फेसाइजेस ऑन वॉलंटरी कंप्लायंस। इनफैक्ट हमारे देश का जितना भी कानून है ना, सभी वॉलंटरी कंप्लायंस पे बेस्ड है। सरकार कहती है खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी बताओ और जो बताओगे वो मान लिया जाएगा। हालांकि स्क्रूटनी वगैरह होती है, सबकी नहीं होती, कुछ की होती है, और इसी डर के मारे शायद लोग सही कंप्लाई करते हैं कानून को। तो हमारे देश में सारे ही कानून वॉलंटरी कंप्लायंस है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, तो अपनी इनकम तो कौन बताता है? मैं खुद ही तो बताता हूं। तो इसको क्या कहा जाता है? वॉलंटरी कंप्लायंस। ये सरकार नहीं बता रही आपकी इनकम, मैं खुद बता रहा हूं अपनी इनकम और उस पर टैक्स दे रहा हूं। एंड ऑन अकाउंट बेस्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म बनाया गया है ना, वो अकाउंट बेस्ड मैकेनिज्म है, राइट? सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट हो जाती है और उसी के बेसिस पे ये सब कुछ क्रिएट होता है। GST is a comprehensive levy and invoices tax collection of both goods and services. GST एक comprehensive one levy है which is on both goods and services. मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के बहुत सारे देशों में GST आ चुका है, लेकिन कई देशों में GST जो है अलग अलग है। गुड्स का अलग GST है और सर्विस का अलग GST है। ऐसे भी कुछ देशों में नाम है गुड्स GST, सर्विस GST, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। एक ही GST है,
वो गुड्स पे भी है और सर्विस पे भी है. तो वी हैव एन कॉम्प्रिहेंसिव लेवी, one tax for both goods and services. However, in many countries you will find two different GSTs, one for goods and the other for services. GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point or service provider's point up to the retailer's level. Consumers level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. Thus, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with set of benefit at all the previous stages. मुझे इसे एक एग्जांपल समझाना पड़ेगा आपको. ये है मैन्युफैक्चरर. Now the second person is wholesaler. Then comes retailer and finally consumer. Right? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो माल दे रहा है वो 100 रुपए प्लस इस पे जीएसटी लगाता है. मान लेते हैं जीएसटी का रेट 18% है, इस पे 18% जीएसटी लगाया और 118 रुपए का दिया. होलसेलर यही माल रिटेलर को देता है. राइट? आई विल बी रिक्वायरिंग कैलकुलेटर. और मानते हैं होलसेलर रिटेलर को यह माल देता है 120 रुपए का. राइट? इस पे लगाता है 18% का जीएसटी. अब ₹120 इंटू 18%, 21 रुपया 60 पैसा. और होलसेलर रिटेलर को यह माल देता है 141 रुपया 60 पैसे का. रिटेलर फिर यह माल कंज्यूमर को देता है और मान लेते हैं कंज्यूमर को यह बेचता है 150 रुपए का. तो इस पे जीएसटी कितना लग जाएगा 18% के रेट से? 150 इंटू 18%, 27 रुपया. और ये बेचा माल 177 रुपया का. ठीक है. होलसेलर ये मान लेते हैं कि कुछ भी बाहर से परचेज नहीं किया है. अरे मैन्युफैक्चरर कुछ भी बाहर से परचेज नहीं किया है, जो बनाया है इसी ने बनाया है. मतलब ही हैज नॉट इवन परचेज एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. व्हाटएवर ही हैज, मतलब एवरीथिंग ही हैज डन ऑन हिज ओन. इसकी कोई भी परचेजेस नहीं है. एक बार के लिए मानिए ना कहीं से तो कहानी शुरू होती है ना. ठीक है. तो अगर ये इसने भी किसी से परचेज किया है तो हमें वहां से चेंज समझाना पड़ेगा. राइट? तो लेट अस मेक एन सिंपल एग्जांपल वेयर इन ये मैन्युफैक्चरर ही पहला स्टेप है, यहीं से कहानी शुरू होती है. तो अब देखिए इस केस में गवर्नमेंट के पास कितना टैक्सेस जाता है हम लोग देखते हैं. मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचेगा 100 प्लस 18 जीएसटी लगा के 118 में, और जो 18 रुपए की जीएसटी मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगी वो ये दे देगा गवर्नमेंट को. मैं जानना चाहता हूं क्या मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब से जीएसटी दिया? नहीं. उसने होलसेलर से 118 रुपए लिए थे जिसमें से 18 रुपए उसने गवर्नमेंट को दिए. उसने अपनी जेब से नहीं दिया, ये होलसेलर ने दिया था. होलसेलर अब माल बेच रहा है रिटेलर को और रिटेलर से जीएसटी लेता है 21 रुपए 60 पैसे की. लेकिन क्या आपको पता है ये गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी देता है? 21 रुपए 60 पैसे की जीएसटी नहीं देता है. वो 18 रुपए की जीएसटी जो मैन्युफैक्चरर को दिया था वो अपना काट लेता है. वो काट लेता है और गवर्नमेंट को बैलेंस देता है जीएसटी 3 रुपया 60 पैसे की. अपना जीएसटी काट लिया. अब क्या होलसेलर ने जीएसटी अपनी जेब से कुछ भी दिया? नहीं. 18 रुपए जो उसने मैन्युफैक्चरर को दिया था वो रिटेलर से जब 21 रुपया 60 पैसा वसूला तो अपना 18 रुपया काट के रख लिया कि भैया ये मैंने किसको दिया था? होलसेलर को. अपना 18 रुपया रख लिया, गवर्नमेंट को दिया 3 रुपया 60 पैसा. अब रिटेलर ने 21 रुपया 60 पैसे की जीएसटी, अब इसको भी वसूली करनी है. अब ये किससे वसूलेगा? अपने नीचे वाले से. जब ये माल कंज्यूमर को बेचेगा तो 27 रुपए लेगा, लेकिन सरकार को 27 रुपया नहीं देगा. कहेगा मैंने 21 रुपया 60 पैसे होलसेलर को दिए थे वो काटूंगा. अब अपना पैसा रख लेगा. 27 रुपए में से 21 रुपया 60 पैसा वो रख लेगा तो कितना सरकार को देगा? 5 रुपया 40 पैसा. 27 माइनस 21 रुपया 60 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा गवर्नमेंट को देगा.
अब ये कंज्यूमर भी किसी से वसूल पाएगा टैक्स? नहीं, ये तो खा पी के खत्म कर दिया। ठीक है, इसने किसी को माल नहीं बेचा, अल्टीमेट 27 रुपया कंज्यूमर की जेब से गया। अब मैं शुरू से बात करता हूं, क्या किसी ने एक पैसा भी अपनी जेब से गवर्नमेंट को दिया? नहीं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से रिकवर किया, 18 दे दिया। होलसेलर ने 18 रुपए मैन्युफैक्चरर को दिया, तो जब रिटेलर से पैसे रिकवर किए तो अपना काट लिया 18 रुपया, और जब रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेचे तो अपना 21 रुपया 60 पैसा जो होलसेलर को दिया था वो काट लिया, जो कंज्यूमर से 27 रुपया रिकवर किया। कंज्यूमर से 27 रुपया जब रिकवर किया तो 21 रुपया 60 पैसा जो उसने होलसेलर को दिए थे वो अपना काट लिया, और बैलेंस 5 रुपया 40 पैसा दिया, तो अपने टैक्सेस की रिकवरी इस रिटेलर ने भी कर ली। क्या आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना पहुंचा? जोड़ो, 18 रुपए, 3 रुपए 60 पैसा, 5 रुपए 40 पैसा, इतना टैक्सेस पहुंचा। कितना होता है ये? टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचा 27 रुपए का, और ये पता है कितना है? एग्जैक्टली उतना ही है जितना कंज्यूमर ने दिया। हर लेवल पे टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार तक उतना ही टैक्स पहुंच रहा है जितना कंज्यूमर ने दिया, क्योंकि सच पूछिए तो कंज्यूमर ही टैक्सेस दे रहा है, बाकी लोग टैक्सेस दे नहीं रहे हैं। अपने नीचे वाले से टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं, अपने टैक्सेस को अपने नीचे वाले से रिकवर कर रहे हैं। देखिए होलसेलर क्या कर रहा है? सॉरी, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से खींच रहा है पैसे, होलसेलर ने रिटेलर से पैसे खींचे और दे दिए सरकार को, रिटेलर ने कंज्यूमर से पैसे खींचे और दे दिए सरकार को। यही तो हो रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा जो सरकार के पास जा रहा है वो कंज्यूमर ने जितना दिया उतना ही जा रहा है। देख लीजिए, मैंने जोड़ भी कर दी, 18 रुपया, 3 रुपया 60 पैसा और 5 रुपया 40 पैसे की जोड़ आती है 27 रुपया। बाकी लोगों ने अपनी जेब से कुछ दिया ही नहीं, अपने नीचे वालों से रिकवर कर लिया। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। इस पूरे प्रोसेस में किसने कितना वैल्यू ऐड किया? वैल्यू ऐड किसे कहते हैं? अगर हम 100 रुपए के माल को खरीद के 120 रुपए का बेचते हैं तो हम कहते हैं 20 रुपए का मैंने वैल्यू एडिशन किया। अगर मैंने किसी से कुछ खरीदा नहीं और 100 रुपए में माल बेचा तो हम कहेंगे 100 रुपए मेरी वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 रुपए का माल दिया, इसने कुछ खरीदा था? नहीं। तो अगर वैल्यू एडिशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। होलसेलर ने उसी 100 रुपए के माल को 120 में बेचा, तो आप बता सकते हैं इसने कितना वैल्यू एडिशन किया? 20 रुपए। होलसेलर ने रिटेलर को यही माल 120 में बेचा तो 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। रिटेलर ने इस माल को 150 रुपए का बेचा, 120 के माल को 150 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का वैल्यू एडिशन कर रहा है? 30 रुपया। क्या कंज्यूमर ने कोई वैल्यू एडिशन किया? नहीं, खा पी के मस्त। ठीक है, कंज्यूमर ने आगे माल बेचा ही नहीं तो इसने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। अब देखिए, जीएसटी को कहा जाता है दिस इज एन वैल्यू एडेड टैक्स ओनली। जितना जो वैल्यू एडिशन करता है उतना टैक्स सरकार को देता है। मैं आपको चेक करा देता हूं कैलकुलेशन से। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया तो 100 रुपए का 18% कितना होता है? 18। देखिए, सरकार को यही दिया। होलसेलर ने 20 रुपए की वैल्यू एडिशन की तो 20 रुपए का 18% कितना होता है? 20 रुपए का 18%, 3 रुपया 60 पैसा, यही तो दिया सरकार को। रिटेलर ने 30 रुपए की वैल्यू एडिशन की। एक बात बताइए, 30 रुपए का 18% कितना होता है? 5 रुपये 40 पैसा, यही तो दिया गवर्नमेंट को। बोलिए, कोई टेंशन है अब यहां पे? तो सबने क्या किया? अपना अपना वैल्यू एडिशन जितना टैक्सेस पे किया है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वैल्यू एडिशन पे ही ये टैक्स लगता है। दिस टैक्स इज ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाना। जो सेल पे टैक्स होता है ना, उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। सेल पे जो टैक्स होता है, ये जैसे ये जो टैक्स है ना, ये मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है। और होलसेलर के लिए ये 18 रुपए पता है क्या है? इनपुट टैक्स है, परचेज का टैक्स। जो परचेज का टैक्स होता है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल का टैक्स होता है उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो बिलिंग है
100 प्लस 18, ये सेल है किसकी? होलसेलर मैन्युफैक्चरर की, और यही परचेज है होलसेलर की। तो ये 18 रुपया मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स है, होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स है। होलसेलर का आउटपुट टैक्स, होलसेलर की जो सेल पे टैक्स है 21 रुपया 60 पैसा होलसेलर का आउटपुट टैक्स है। आउटपुट के टैक्स से इनपुट का टैक्स घटाने को मिलता है, आउटपुट के टैक्स से इनपुट का टैक्स घटाने को मिलता है, इसी को कहा जाता है टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट। कहता है कंटिन्यूअस चेन है टैक्स क्रेडिट का, सबको घटाने को मिलता है आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स, फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट और सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू द रिटेलर्स लेवल और कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल तक घटाने को मिलता है, बस लास्ट में कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसका आउटपुट टैक्स है ही नहीं, वो तो बेचता ही नहीं ना है। लेवल देयर बाई टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। अल्टीमेट इफेक्ट इसका क्या होता है टैक्स क्रेडिट की वजह से, कि जो जितना वैल्यू ऐड कर रहा है वो उतना ही टैक्स दे रहा है। Thus, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with set of benefit at all the previous stages. Right? Set of benefit at all the previous stages मतलब previous stage पे, मतलब परचेज पे जो आपने टैक्सेस दिया उसका सेट ऑफ मिल जाएगा, उसे एडजस्ट करने को मिल जाएगा। चौथा है, since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर द जीएसटी सिस्टम। यार ऐसे आपको क्रेडिट मिलते जाती है तो कहीं भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है जीएसटी में। पुराना टैक्स को हमेशा आप घटाने को मिल जाता है, ठीक है, तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है कहीं भी। मैं आपको बताता हूं ये क्यों ऐसी बात कर रहा है, वो पुराने सिस्टम से कंपेयर कर रहा है, पुराने सिस्टम से कंपेयर कर रहा है। पहले क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर जब माल बेचता था तो वो एक्साइज भी लगाता था अपनी बिल में और वैट भी लगाता था। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज, और बिक्री पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम था वैट। तो एक मैन्युफैक्चरर दो काम करता है, पहले तो माल बनाता है और फिर उसे बेचता है, तो उसको बनाने का टैक्स भी लगाना है और बेचने का टैक्स भी लगाना है, तो वो एक्साइज भी लगाता था और वैट भी लगाता था। लेकिन आज तो सिर्फ जीएसटी है। तो पहले क्या होता था, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि 100 रुपए का अगर माल है तो इस पे पहले लगता था एक्साइज, मान लेते हैं एक्साइज का रेट 20% है, तो ये हो गया 120। अब इस पे लगता था वैट, मान लो वैट का रेट है 10%, तो 10% 100 पे नहीं लगता था, 120 पे लगता था 10%, यानी 12 रुपए लगता था। तो जरा सोचिए, ये जो वैट हम दे रहे हैं ये किस पे लगा रहे हैं, ये एक्साइज ड्यूटी पे भी लग गया। देखिए 100 तो उस माल की वैल्यू है और 20 रुपया टैक्सेस मिला के 120 हुआ था, और वैट हम लगा रहे हैं 120 पे, यानी कि एक्साइज पे भी लगा दिया हमने वैट। तो पहले टैक्स पे टैक्स लग जाता था। अब हमारे नए सिस्टम में टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। कास्केडिंग का मतलब ही होता है टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग का मतलब भी होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब नए सिस्टम में टैक्स ऑन टैक्स नहीं रहेगा। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन, मालूम है आपको ये जीएसटीएन क्या है? व्हाट इज जीएसटीएन? जीएसटीएन एक कंपनी है, ये कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है और प्राइवेट स्टेक भी है, मतलब गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं और प्राइवेट प्लेयर्स के भी शेयर हैं इसमें। जीएसटीएन वो कंपनी है जिसको जीएसटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को दिया गया है। जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जीएसटी का, ये पूरा का पूरा कौन बना रहा है? जीएसटीएन। जैसे जीएसटी की जो वेबसाइट है gst.gov.in, ठीक है, मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जितनी भी चीजें हैं, ये सब कौन तैयार कर रहा है? जीएसटीएन। और मैं आपको बताऊं कि सिंस इसमें प्राइवेट इक्विटीज भी हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनी जीएसटी का विरोध भी कर रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, वो जीएसटी का विरोध कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारे डाटा आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सारे परचेज सेल सारी डाटा चली जाएगी, और ये डाटा किसके पास होगा? प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो ये तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए।
आ रही है बात समझ में? तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट अपना स्टेक उसमें बढ़ाया और लोगों को तसल्ली दिलाई कि देखिए डाटा आपका कहीं भी जाएगा नहीं, डाटा सेफ रहेगा और गवर्नमेंट की इसमें इक्विटी है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हैज बीन सेट टू प्रोवाइड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर and services to central government and state government, taxpayer and other stakeholders for implementation of GST. The functions of GSTN include, GSTN का फंक्शन क्या है? फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब इसके फंक्शन जानना बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। जीएसटी में जितना कुछ हो रहा है वो जीएसटीएन बनाया है, तो जीएसटीएन का फंक्शन क्या है? जो जो चीज आप जीएसटी की वेबसाइट पे करते हो सब लिख दो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जीएसटीएन का फंक्शन है। ठीक है, हम रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, तो फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज इज द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये समझाता हूं मैं। देखिए जीएसटी में क्या क्या रेवेन्यूज आती हैं। एक तो सीजीएसटी आ रहा है, एक एसजीएसटी आ रहा है, एक यूटीजीएसटी आ रहा है, एक आईजीएसटी आ रहा है और एक जीएसटी कंपनसेशन सेस आ रहा है। कौन सा पैसा किसको जाता है मालूम है आपको? इतना पैसा आ रहा है जीएसटी में। सीजीएसटी किसको जा रहा है? सब कोई बता सकता है, मुझे मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। यूटीजीएसटी किसको जाता है? यूटीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर यूनियन टेरिटरी का पैसा अलग अलग रखती है उसी यूनियन टेरिटरी में यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन रहता सेपरेटली है फॉर ईच यूटी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यूटी के पास रह जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब आईजीएसटी की रेवेन्यू किसके पास जाती है? मैं आपको बताऊं, आईजीएसटी की रेवेन्यू जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन फर्दर यहां से वो पहुंच जाती है किसके पास? कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास। कंज्यूमिंग स्टेट गवर्नमेंट मतलब आईजीएसटी सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है, पहले वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसमें से बेसिकली आप समझ लीजिए मेजर हिस्सा कंज्यूमिंग स्टेट को दे दिया जाता है। जीएसटी कंपनसेशन से ये सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और भरपाई करती है इससे स्टेट गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू का, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में। ठीक है, कि जीएसटी के पहले जो रेवेन्यू आती थी उससे अगर कम हो गई है जीएसटी में रेवेन्यू तो उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, क्या आपको ये जानकारी है सभी स्टेट की रेवेन्यूज कम हो रही है पुराने रिजीम से? हाँ। क्या भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इसकी? क्या भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इसकी? तो देखिए अभी गवर्नमेंट ने सेटल नहीं किया है। ठीक है, कई साल बीत भी चुके हैं, देखिए 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भरपाई करना शुरू नहीं किया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये पूरा मैटर पॉलिटिकल है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं रुक जाओ अभी हिसाब हो जाएगा, और वो भी शांत बैठा है क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेट में भी। अगर राज्य में बीजेपी के अलावा किसी की गवर्नमेंट है तो वो मान नहीं रहा है, कह रहा है वो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि एकदम प्रेशराइज किया हुआ है कि भैया हिसाब करो, या ये क्या मजाक है? रेवेन्यू कम होगी तो तुमने बोला था कंपनसेट करेंगे, करिए, साल का साल हिसाब होना था, क्यों नहीं हो रहा है? तो वो सब पैसा निकलवा ले रहे हैं, तो जीएसटी कंपनसेशन से वो लोग पैसा निकलवा ले रहे हैं। ठीक है, पूरा पॉलिटिकल मैटर है। ठीक है, अगर स्टेट में बीजेपी के अलावा किसी की सरकार है तो हिसाब हो रहा है, और अगर बीजेपी की सरकार है राज्य सरकार में तो वो हिसाब अभी रुका हुआ है। ठीक है, हालांकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना, हो सकता है जब तक आपको वीडियो पहुंच रहा हो तब तक हिसाब हो गया हो, क्योंकि चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है उसकी। ठीक है, लेकिन थोड़ी स्लो चल रही है, बस यही है। राइट, अच्छा, आईजीएसटी की रेवेन्यू क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके फिर कंज्यूमिंग स्टेट को जाती है, मैं भी समझा देता हूं ये बात। जैसे मान लीजिए सप्लायर जो है वो यूपी का है और जो रेसिपेंट है गुड्स का वो बिहार का है, तो जीएसटी लॉ में इस ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी किसको जाएगी? बिहार गवर्नमेंट को।
लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश की, ये सप्लायर यूपी का है, तो ये बिहार गवर्नमेंट को टैक्स जमा ही नहीं कर पाएगा। या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे पाएगा, नहीं तो यूपी गवर्नमेंट को दे पाएगा। ये मजबूर है, इसके पास रास्ता ही नहीं है। बिहार गवर्नमेंट को कैसे देगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे पाएगा या फिर यूपी गवर्नमेंट को दे पाएगा। तो इसीलिए इससे पहले टैक्सेस कहां मंगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर इसको किसको दे देती है? बिहार गवर्नमेंट को। ये है आईजीएसटी का सिस्टम, राइट। अच्छा, अगर ये यूपी का सप्लायर और रेसिपेंट भी यूपी का है, तो देखिए तब परेशानी नहीं आती है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन पे लगता है सीजीएसटी और लगता है एसजीएसटी। ठीक है, ये सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, ये सप्लायर दे देगा आराम से, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे ही सकता है। और ये वाला किसको देना होता है? ये यूपी गवर्नमेंट को देना होता है। ये आराम से दे लेगा यूपी गवर्नमेंट को, यूपी का ही सप्लायर ना, तो यूपी गवर्नमेंट को जमा कर लेगा। ठीक है, ये जीएसटीएन को ये काम पता है कब दिया गया था ये सब करने का? 2017 में जीएसटी आया है, 2013 में ये काम जीएसटीएन को दे दिया गया था। कांग्रेस ने ही ये काम दे दिया था जीएसटीएन बनाने का। ठीक है, जीएसटीएन को ये सब पूरा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था 2013 में कांग्रेस ने। 2017 में फिर जीएसटी आई, जब बीजेपी आई तो इसको लागू किया गया। तो थर्ड पॉइंट ये कंप्यूटेशन सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी की, आईजीएसटी को सेटल कैसे किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक। तो इसका पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कभी ऐसा नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बैठेगी हिसाब किताब करेगी। ठीक है, ये ऑटो हो जाएगा। हाँ, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला है वो ऑटो नहीं है। ठीक है, वो तो तुम अपनी रेवेन्यू दिखाओ कितना पहले होता, फिर कैलकुलेशन बेस्ड है वो सारी काम। ठीक है, इसीलिए वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विथ बैंकिंग नेटवर्क। अब देखिए, जीएसटी का पेमेंट बैंक से किया जाएगा, तो बैंक से पैसा कटेगा, तो फिर जीएसटी पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसने बनाया? जीएसटीएन ने। प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे एमआईएस रिपोर्ट्स लेती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, जिससे वो बहुत सारी प्लानिंग करती है। ठीक है, तो हर तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए थ्रू जीएसटीएन। जीएसटीएन ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जिस भी तरीके की रिपोर्ट ये गवर्नमेंट मांगेगी उनको मिल जाएगी। ठीक है, उनको किसी भी समय रिपोर्ट चाहिए टोटल कलेक्शन का, मिल जाएगा। उनको सेक्टर वाइज कलेक्शन का रिपोर्ट चाहिए, वो मिल जाएगा। उनको चाहिए मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का अलग अलग कलेक्शन चाहिए, जीएसटी का मिल जाएगा। ओल्ड रिजीम में सेक्टर वाइज क्या टैक्सेस की कलेक्शन होती थी, न्यू रिजीम में सेक्टर वाइज टैक्सेस की कलेक्शन क्या है, मुझे कंपैरिजन करना है, सब मिल जाएगा। तो ये सब पूरा सिस्टम जीएसटीएन ने बनाया है। देन है प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल। क्या आपको पता है कि जीएसटी रिजीम में जो व्यापारी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, इनको ग्रेड में डाला जाएगा, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, इस तरीके से ग्रेड सिस्टम है। क्या आपको जानकारी है इस बात की? वैसे मैं बता दूं, अभी ग्रेड चालू नहीं हुआ है, होने वाला है। लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि इनकी ग्रेडिंग होगी। ठीक है, और ये चीज अवेलेबल होगा। आप जीएसटी नंबर डाल के जिस भी व्यापारी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसका ग्रेड देख सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रेडिंग कैसे होगी? कंप्लायंस के बेसिस पे। व्यापारी कितना समय पे रिटर्न जमा करता है, कितना समय पे टैक्सेस जमा करता है। अगर आप रिटर्न टैक्सेस सब समय पे जमा करते हो तो आपका ग्रेड अच्छा होगा, और अगर आप बुरा करते हो तो आपका ग्रेड खराब होगा। और ये सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा। कोई भी आपका जीएसटी नंबर डाल के पोर्टल पे चेक कर सकता है कि आप कैसे व्यापारी हो। ठीक है, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी मार्केट में। लोग देखेंगे आपका ग्रेड सी है, आपके साथ कोई व्यापार करना नहीं चाहेगा, माल नहीं खरीदना चाहेगा। सरकार कह रही है अगर अब तुमने मुझे टैक्स देने में आनाकानी की ना तो तुम्हारा पूरा व्यापार चौपट करके रख देंगे। यही तो कर रही है सरकार। सरकार ने कहा कि हम तुम्हारा ग्रेड खराब कर देंगे। ठीक है, ग्रेडिंग खराब हो जाएगी तो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। बोलो कौन तुमसे व्यापार करना चाहेगा? तुम अपना टैक्सेस नहीं जमा करते हो, रिटर्न नहीं जमा करते हो, तुमसे कोई व्यापार करना चाहेगा? नहीं। और आज देखिए, व्यापार मेरा भी इफेक्ट हो जाएगा अगर मैंने तुमसे व्यापार कर लिया तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेल की रिटर्न से ही मेरा परचेज पता चलता है।
तुम अगर अपनी सेल के रिटर्न नहीं जमा करोगे ना, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। जो परचेज का टैक्स है वो मैं घटा नहीं पाऊंगा, और मैं ग्रेड देख के ये पता लगा लूंगा कि तुम कैसे आदमी हो, तुम अपनी सेल वगैरह रिपोर्ट करते हो समय पे कि नहीं, टैक्सेस जमा करते हो कि नहीं। देखिए ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है। क्या ये लागू हो गया है सर? नहीं बच्चों, आज अभी ये लागू नहीं हुआ है, जल्द ही ये लागू होगा। अभी गवर्नमेंट इसलिए लागू नहीं कर रही क्योंकि अगर अभी गवर्नमेंट ने ग्रेडिंग कर दी तो सबकी सी ग्रेडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई रिटर्न ही नहीं जमा कर रहा है जीएसटी का। ठीक है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो समय पे रिटर्न जमा करते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं जो समय से पहले जमा करता हूं। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी टाइमली रिटर्न वगैरह फर्निश हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट अभी ग्रेडिंग नहीं कर रही है, लेकिन जल्द ही ग्रेडिंग करेगी। और ग्रेडिंग नहीं करेगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। लॉ में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जहां ग्रेडिंग करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो बताऊंगा मैं आपको, रिटर्न में बताऊंगा आपको। ठीक है, जब रिटर्न चैप्टर करेंगे ना तब बताएंगे आपको। रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी का जो मैकेनिज्म है ना वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है। मैं आपको एक बात बताऊं, जीएसटी में टैक्सेस कम हुआ है, पहले जितना टैक्सेस था उससे गवर्नमेंट ने जीएसटी में टैक्स कम कर दिया है। तो आप कहोगे सर जब टैक्सेस कम हो गया तो व्यापारी परेशान क्यों है? पहले वो ज्यादा टैक्स दे रहा था, अब कम दे रहा है, तो परेशान क्यों है? परेशानी इस बात की है कि पहले चोरी हो पा रही थी, अब चोरी नहीं हो पा रही है। टैक्स तो कम हुआ ही है, कंज्यूमर तो फायदे में ही है, व्यापारी भी फायदे में है अगर वो ईमानदार है। क्योंकि अगर वो ईमानदार है तो पहले ज्यादा दे रहा था, अब तो कम ले रही है सरकार टैक्स, रेट तो कम हो गया है, लेकिन पहले चोरी का स्कोप था, चोरी का स्कोप नहीं है। दिक्कत ये है। चोरी का स्कोप क्यों नहीं है? चोरी का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी परचेज ऑटो रिकॉर्ड होती है। आपकी परचेज ऑटो रिकॉर्ड होती है, सामने वाला सेल दिखाता है तो आपकी परचेज रिकॉर्ड हो जाती है, आपकी परचेज पता चल जाती है। अब एक बात बताइए कि आप नंबर 2 में माल बेच पाएंगे? बेच ही नहीं पाएंगे। आपकी परचेज अगर 1 करोड़ रुपए की है तो सेल तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए ना, वो तो दिखना चाहिए ऑटो रिकॉर्ड हो गई है परचेज। धीरे धीरे समझेंगे। अगर कोई भी बात मेरी थोड़ी सी भारी लगे ना तो आप समझ जाइएगा वो भारी इसलिए लग रही है क्योंकि सर भारी रखना चाहते हैं, उसको हल्का कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद बहुत सारी चीजों का अलग अलग समय है जब हम ये पूरे सिस्टम को समझेंगे। अभी तो हम लोग बस ऊपर ऊपर से जीएसटी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। राइट, तो जीएसटीएन ने पूरा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम बनाया जीएसटी का। एक दूसरे की प्रोफाइल लिंक्ड है, सेलर से बायर लिंक्ड है। ठीक है, अगर मैंने अपनी सेल दिखाई तो ऑटोमेटिक वो किसी ना किसी की परचेज दिखने लग जाएगी जिसने मुझसे बाई किया है। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जीएसटी से बेनिफिट है? सरकार तो हमारी ये कह रही है जीत गए भाई जीत गए, और पता है व्यापारी क्या कह रहा है? हार गए भाई हार गए, थक गए भाई थक गए। अगेन मैं यही कहूंगा, इसके पीछे कारण यह है कि पब्लिक अभी यूज्ड टू नहीं है, हमारे व्यापारी अभी यूज्ड टू नहीं है जीएसटी सिस्टम से। बिलीव मी, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं बता रहा हूं जीएसटी एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। और इनफैक्ट जीएसटी का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल स्वरूप है ही नहीं जीएसटी का। ये तो नॉन कंप्लायंस होने की वजह से गवर्नमेंट ये चेंज कर दी, फिर ये पब्लिक नहीं कर पा रही थी, व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा चलो इसको भी चेंज कर दो। वो चेंज होते होते जीएसटी जैसा होना चाहिए वैसा है ही नहीं। दुनिया में जैसा जीएसटी है शायद लगभग वैसा ही कानून बनाया गया था जो 1 जुलाई 2017 से लागू होना था, लेकिन कुछ प्रोविजन लागू नहीं हुए, कुछ प्रोविजन लागू हुए सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, पब्लिक उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। तो जीएसटी का जो स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है ना वो बहुत अलग है, और इसकी वजह से मुझे जीएसटी थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगा ना, गवर्नमेंट धीरे धीरे सब कुछ सही कर लेगी, तो जीएसटी जैसा सिंपल कानून तो हो ही नहीं सकता। और ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको भी समझ में आने लग जाएगा जब आप जीएसटी लॉ को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो obviously GST is a win-win situation for the entire country, और
एक बात मैं और भी बताऊंगा, पूरी दुनिया में जहां पे भी जीएसटी लागू किया गया, लगभग 4-5 सालों तक हर देश की इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आया, जीडीपी में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। तो अगर हमारे देश में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। लेकिन वो सभी देश बाद में बहुत राइज किए, 4 साल 5 साल बाद बहुत राइज किए, ऑब्वियसली हमारा देश भी करेगा। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली जीएसटी के एक्चुअल ढांचे में आए ही नहीं है। ये ढांचा बहुत मॉडिफाई हो जा रहा है नॉन कंप्लायंस की वजह से। व्यापारी कर ही नहीं रहे कंप्लायंस, तो सरकार उसको लीनियंट बना दे रही है, चलो इसको ऐसे ना करके ऐसे करा देते हैं। इस वजह से कानून थोड़ा बिगड़ भी गया है। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी कर रही है जिससे वो वापस लाइन पे, ट्रैक पे आ जाएगा कानून। बेनिफिट ऑफ जीएसटी. जीएसटी is a win-win situation for the entire country. It brings benefit to all the stakeholders of industry, government and the consumer. It is benefiting all the stakeholders. इंडस्ट्री को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है। देखिए रेट ऑफ टैक्सेस कम हुए, कंज्यूमर को फायदा है। गवर्नमेंट कह रही है ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, चोरी के रास्ते नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट को फायदा होगा। इंडस्ट्री को क्यों फायदा होगा? जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उनको तो टैक्सेस अब कम लगेगा ना, ठीक है, तो इंडस्ट्री को भी फायदा है। इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। अगर टैक्सेस कम होंगे, कंजप्शन बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इससे। एंड मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। The significant benefit of GST are discussed here under. Number 1, creation of unified national market. GST की वजह से पूरे देश का एक मार्केट हो जाएगा, पूरे देश का एक मार्केट। इसका क्या मतलब है? पहले हमारे देश में हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग एक ही कमोडिटी पे वैट रेट। ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूं, इसका रेट हर स्टेट में अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग वैट रेट होते थे। आज पूरे देश में इसका रेट एक है, क्योंकि पूरे देश में एक ही रेट ऑफ जीएसटी इस पे लागू है। तो बताइए पूरा देश मेरा एक नेशनल मार्केट हो गया कि नहीं? राइट? मैं कहीं से, नेशनल मार्केट का मतलब है पूरा देश एक मार्केट है, कहीं से भी खरीद लो फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पता है क्या होता था? मान लीजिए मैं यूपी में हूं और इस कमोडिटी पे यूपी में ज्यादा वैट है, दिल्ली में इस पे कम वैट है, तो जब मैं दिल्ली जाता था ना तो सोचता था इस पेन को खरीदूंगा। तो बताइए दिल्ली को ज्यादा लिवरेज मिल रहा है कि नहीं यूपी के कंपैरिजन में? मिल रहा था, क्योंकि इस कमोडिटी पे रेट कम था, तो हर कोई जब दिल्ली जाता था सोचता था इस कमोडिटी को खरीद लूंगा क्योंकि सस्ते में मिल जाएगा। आज ऐसा नहीं है, आज पूरा मार्केट एक नेशनल मार्केट है, कहीं से भी खरीद लो। राइट? हमारा देश कहता था हम एक इंटरनेशनल मार्केट बनना चाहते हैं, पहले की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट बनना चाहते हो। अरे डोमेस्टिक मार्केट तो तुम हो नहीं, हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट है, नेशनल मार्केट तो बन नहीं पाए, इंटरनेशनल मार्केट कहां से बनोगे? अरे जीएसटी आने से अब हम नेशनल मार्केट बने हैं, शायद अब हम एक इंटरनेशनल मार्केट भी बन पाए, और बिल्कुल बन पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो दिस वुड बिकम एन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स में देखिए, यूनिफाइड नेशनल मार्केट पहले कह दिया, जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीजर्स, रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर। जो इकोनॉमिक बैरियर था कि ये वाला माल इस स्टेट में नहीं बिकेगा, वैसे नहीं बिकेगा, बड़ी सारी दिक्कत होती थी ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में टैक्स रेट अधिक है तो नहीं बिक पाता था। पेविंग द वे फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग। एक तो ये जो कास्केडिंग का इफेक्ट है ये भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स। मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था ना कि पहले जैसे एक मैन्युफैक्चरर माल जब बेचता था तो उसको 2 टैक्सेस लगाने होते थे, एक बनाने का टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स जिसको कहते हैं एक्साइज, और एक बेचने का टैक्स जिसका नाम था वैट। और जब 100 रुपए के प्रोडक्ट पे एक्साइज जुड़ जाती थी तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती थी ना उस पे वैट लगता था, तो बेसिकली टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था पहले।
अब सिंस एक सिंगल टैक्स है जीएसटी, इसलिए टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। ये भी एक फायदा है जीएसटी का। By subsuming most of the central and state taxes into single tax and by allowing a set of prior stages taxes for the transaction across the entire value chain, it would mitigate the ill effect of cascading and improve competitiveness and improve liquidity of the business. इस बात को समझाते हैं। ये क्या बात कर रहा है? सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस। पहले की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर जब पहले होलसेलर को माल बेचता था तो कैसे बेचता था? देखिए, जैसे 100 रुपए का माल है, इस पे लगाता था पहले एक्साइज ड्यूटी, मान लीजिए 20 रुपए, तो ये हो गया 120 रुपए। अब इसके बाद इस पे लगाता था वैट, मान लीजिए 10% है, 12 रुपया, तो कितना हो गया? 132 रुपया। अब मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को माल बेचता है तो अब क्या लगाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगाता है जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो 100 रुपए पे इसने जीएसटी लगाया। मान लेते हैं जीएसटी वही है जो 20% एक्साइज था और वैट 12% था, ये तो कितना हुआ? 32%। मान लेते हैं जीएसटी का रेट 32% ही है। हालांकि जीएसटी का 32% ऐसा कोई रेट है ही नहीं, हम एक बराबरी करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन तभी होता है ना जब सब चीज एक ग्राउंड बराबर का हो। तो एक सेकेंड, ये 10% था वैट का रेट, 12 रुपया इस पे लगता था, 10% किस पे लगा? 120 पे 10% लगा था। यही तो होता था कि देखिए 120 पे जब 10% लग गया टैक्स, तो हमने किस पे लगा दिया टैक्स? इस 100 रुपए पे भी लगा दिया और 20 रुपए पे भी लगा दिया, टैक्स पे भी टैक्स लग गया। तो 20 और 10 30% था पहले रेट, तो अब 30% अगर जीएसटी होगा तो ये 30 ही रुपए होगा। 130 तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, ये टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से 132 हो जाता था। दूसरी चीज, अब होलसेलर जब फर्दर माल बेचता था तो ये क्या लगाता था? अपने आउटपुट पे वैट। अब होलसेलर जब आगे आउटपुट पे बेचता था इस माल को तो अब लगाता था वो वैट, और उस वैट में से उसको क्रेडिट मिलती थी जो परचेज पे वैट दिया उसकी, यानी उसको जो क्रेडिट मिलती थी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, ये सिर्फ 12 रुपए की मिलती थी। आप समझते हो ना कि सेल के टैक्स से परचेज का टैक्स घटाते हैं, तो परचेज का टैक्स क्या है इसका? 20 और 12 32, लेकिन परचेज का टैक्स 32 घटाने को नहीं मिलता था, उसको घटाने को मिलता था सिर्फ 12 वैट घटाने को मिलता था। क्यों? क्योंकि ये अपने आउटपुट पे सिर्फ वैट लगाता था ना, होलसेलर एक्साइज तो लगाएगा नहीं, आउटपुट पे लगता था वैट, सेल पे लगता था वैट, तो परचेज का जो वैट है वो घटाने को मिलता था सेल वाले वैट से, तो सिर्फ उसको 12 रुपए घटाने को मिलता था। अब ये होलसेलर जब माल बेचेगा तो लगाएगा जीएसटी, सेल के जीएसटी से परचेज का जीएसटी घटाने को मिल जाएगा, यानी आईटीसी मिलेगा पूरा पूरा 30 रुपया। और ये बात समझ में, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो बढ़ गई इसकी, तो ये भी फायदा है जीएसटी का, यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो कह रहा है कि अलोइंग सेट ऑफ प्राइस स्टेजेस टैक्सेस फॉर द ट्रांजेक्शन, पूरा पूरा एक्चुअली अब सेट ऑफ मिल जा रहा है ना अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन, इससे कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, पहले एक और बड़ी परेशानी थी, पता है क्या परेशानी थी? सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स और ये लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स पे लगता था वैट या फिर सीएसटी, जो कि कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कहती थी और स्टेट गवर्नमेंट वैट कहती थी, जैसे सॉफ्टवेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि ये सर्विसेज है और इसलिए सॉफ्टवेयर पे वो ले लेती थी सर्विस टैक्स, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम सॉफ्टवेयर को गुड्स मानते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस है तो वो भी क्या है, एक डब्बे में पैक्ड रहता है, दुकानों पे एंटीवायरस के डब्बे लगे रहते हैं, तो पैकेज प्रोडक्ट की तरह ही तो बिकता है वो। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम इसको गुड्स मानते हैं,
और हम सिंस इसको गुड्स मानते हैं इसलिए हम इस पे लेंगे वैट। सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इसको गुड्स मानती थी तो बेचारे सॉफ्टवेयर वाले को तो दो दो चीज देना पड़ता था, एक वो सर्विस टैक्स देता था, दूसरा वैट भी देता था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सर्विस है तो सर्विस टैक्स दे दिए, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये गुड्स है तो अब वैट भी दो। एक ही कमोडिटी पे दोनों टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन अब जीएसटी में ऐसा लफड़ा नहीं है। जीएसटी में क्लियर कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर आइटम या तो गुड्स है या तो सर्विस है, और ये जितने पुराने रिजीम में परेशानी वाले आइटम थे ना सबको छाट दिया गया है, या तो वो गुड्स है सर्विस है। क्या आपको पता है नए रिजीम में सॉफ्टवेयर को क्या माना गया है? नए रिजीम में सॉफ्टवेयर को सर्विस माना गया है। तो अब वैसे भी ये पंगा भी नहीं है, अब चाहे गुड्स हो या सर्विस हो लगेगा तो जीएसटी ना। अगर नहीं भी क्लासिफाई करेंगे तो भी पंगा नहीं है, लेकिन न्यू रिजीम में क्लासिफाई भी कर दिया गया है। पुराने रिजीम में जितनी परेशानियां चल रही थी ना वो सब परेशानियां का भी हल हो गया है यहां पे। तो डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, मल्टीपल टैक्सेस एक ही चीज पे लग जाता था, ये सब खत्म हो गया। GST will subsume majority of existing indirect taxes levies both at central and state level into one tax, that is GST, which will be leviable uniformly on goods and services. This will make doing business easier and will also tackle highly disputed issues. Highly disputed issues ये सब होते थे, ठीक है। व्यापारी कहता था ये क्या मजाक है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तुम लोग आपस में बात कर लो, क्या है गुड्स है कि सर्विस है। तुम अलग हमको चिल्लाते हो सर्विस है टैक्स ले लेते हो, वो अलग से चिल्लाता है कहता है टैक्स ले लेंगे। मतलब मोदी और योगी अलग अलग बात कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं सर्विस अलाउ सर्विस टैक्स, हमने मोदी को दे दिया। योगी कह रहे हैं नहीं भाई, आप समझो हम यूपी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। योगी इज चीफ मिनिस्टर ओवर हियर। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं भैया हम तो इसको गुड्स मानते हैं, तुम हमको अलग से टैक्स दो वैट। भैया हम कह रहे हैं दोनों सरकार आपस में बात करो, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, जो मांगेगा उसको दे देंगे। दोनों लोग अपना अलग अलग कहानी सुना सुना के टैक्सेस थोड़ी ना लोगे हमसे। तो ये सब डिस्प्यूट भी जीएसटी में क्लियर हो गया। रिलेटिंग टू डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विस। नाउ जीएसटी इज गोइंग टू गिव बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। डू यू नो व्हाट इज मेक इन इंडिया? जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में तब से मेक इन इंडिया चिल्ला रहे हैं। आपको कभी पता चला क्या है मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का मतलब है हम माल हिंदुस्तान में बनाएंगे, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अच्छा, माल हिंदुस्तान में बनाएंगे तो बेचेंगे कहां? क्या मतलब है मेक इन इंडिया का? बेचेंगे कहां? हिंदुस्तान में कि बाहर हिंदुस्तान के? कहीं भी, हिंदुस्तान में भी बेचेंगे, हिंदुस्तान के बाहर बेचेंगे तो और अच्छी बात है ना, विदेशी पैसा भी आएगा। तो मेक इन इंडिया का मतलब है हिंदुस्तान में बनाएंगे, बेचेंगे कहां? सब जगह। अच्छा, कौन बनाएगा? मेक इन इंडिया मतलब बनाएंगे इंडिया में, कौन बनाएगा? विदेशी कंपनी की हिंदुस्तानी कंपनी? क्या मतलब है मेक इन इंडिया का? क्या चाहते हैं मोदी जी? कौन बनाए? बोलो, कौन बनाएगा? विदेशी कंपनी बनाएगी, हिंदुस्तानी कंपनी बनाएगी? कोई भी बनाए, गवर्नमेंट कह रही है कोई भी बनाए, हिंदुस्तान में माल बनेगा, विदेशी कंपनी भी आके बनाएगी तो यहां रोजगार पैदा होगा, ठीक है। हमारे देश में टैक्सेस देगी, माल बेचेगी, हिंदुस्तान में बेचेगी, बाहर बेचेगी, हिंदुस्तान के बाहर बेचेगी, उसका भी टैक्सेस मिलेगा हमारे देश को। तो मेक इन इंडिया से फायदा तो होगा ही हमारे देश को। आज पता है चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैक्ट्री उसने चाइना में लगा रखी है, और चाइना ने इसको इंकरेज किया, प्रमोट किया, ताकि लोग दुनिया भर से आके वहां पे फैक्ट्री लगाएं। चाइना ने वो सुविधा दी, जिसकी वजह से वो कंपनियां आई, वहां पे माल बनाई, बेची, उस देश में भी बेची, देश के बाहर भी बेची, और जितना कमाई उस पर टैक्स चाइना को मिला। इसलिए आज चाइना इतना मजबूत देश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब ये काम कर रही है, मोदी जी भी अब इसी पे लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं जो चाइना ने किया। इस देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे? पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग यहां पे करवाएंगे। क्या आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री हमारे देश में लग रही है? आइडिया है आपको इस बात का? दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री सैमसंग कंपनी लगा रही है, और यह सिर्फ किसकी वजह से? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से।
अच्छा, अब मेक इन इंडिया को इससे कैसे ताकत मिलेगी? कहता है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ताकत कैसे मिलेगी, आइए समझाता हूं। देखिए, जब विदेश से माल आता है, जब विदेश से माल आता है, इंपोर्ट होता है, तो उस पे लगता है बीसीडी प्लस आईजीएसटी। ठीक है, मतलब बीसीडी लगता है और जीएसटी लगता है। लेकिन जब माल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, डोमेस्टिक है, तो इस पे लगेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? जीएसटी। इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी और आउट विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी बोल दें, चलेगा काम। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस पे लगेगा जीएसटी, लेकिन विदेश से आएगा तो बीसीडी और जीएसटी दोनों लगेगा। तो विदेश से अगर माल आएगा तो महंगा हो जाएगा भाई, बीसीडी भी लग रहा है। बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, विदेश से जब माल आता है ना तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों लगता है। लेकिन हमारे देश में माल बना हुआ है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? जीएसटी। ठीक है, एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए एक कमोडिटी है जो हम हिंदुस्तान में बनाते हैं, उस पर 18% जीएसटी है। तो अब यही माल जब विदेश से आएगा तो 18% जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बीसीडी भी लगेगा। हो सकता है उसका रेट 20%, 25% हो। ऑन एन एवरेज बीसीडी का रेट 20% के आसपास होता है। ठीक है, 20% के आसपास का बीसीडी का रेट होता है। ठीक है, ज्यादा भी है, कुछ कमोडिटीज पे 30-35 ऐसे भी है। एवरेज मान लीजिए 20% के आसपास होता है। तो अब एक विदेशी कंपनी कैसे सोचेगी? कहेगी यार अपने देश से माल बना के वहां पहुंचाएंगे हिंदुस्तान में बेचने के लिए तो 38% टैक्स लग जाएगा। आ रहा है समझ में कि भैया विदेश से माल बना के ले जाओ हिंदुस्तान में तो 38% टैक्स लग जाएगा, कैसे बेचेंगे, महंगा हो जाएगा माल। इंडिया में ही जाके बना लेते हैं ना, इंडिया में जाके माल बना देंगे तो 18% टैक्स लगेगा। तो अब वो विदेशी कंपनियां सोचेंगी जाके हिंदुस्तान में माल बनाती है। यही तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं देखो इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, ये जो हम जीएसटी का कानून बना रहे हैं। क्योंकि अब विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में माल बेचती हैं वो बना के लाना नहीं पसंद करेंगी, वो सोचेंगी जाके हिंदुस्तान में माल बनाती हैं। टैक्सेस की बचत होगी और इससे ऑब्वियसली मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया का पर्पस ही ये हिंदुस्तान में माल बनना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा करने से फायदा होगा हमारी गवर्नमेंट को? भाई टैक्सेस कम हो जा रहा है तो भी फायदा होगा, होगा। अब सोचिए वो कंपनियां जब हमारे देश में आके माल बनाएंगी तो बना के सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी ना बेचेंगी, वो लोग तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, फिर बना के पूरी दुनिया में वहीं से बेचेंगी। तो बाहर जो माल बिकेगा उस पे प्रॉफिट पे भी तो टैक्स आएगा हमारे देश को। आ रही है बात समझ में? तो ये फायदा भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट अभी लालच तो दे रही है, ठीक है, कि बीसीडी बचेगा, बीसीडी बचेगा, लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है कि हम लोग ज्यादा पैसे बना पाएंगे। और ये चाइना ने किया है, ये चाइना ने कर दिखाया है आज, इसलिए हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि नहीं, आप 90% ऑफ द प्रोडक्ट पे देखिए पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। ये चाइना ने मेड इन चाइना जो लाया उसी को हम लोग ने कॉपी करके मेक इन इंडिया बना रहे हैं। आज वर्ल्ड की इतनी पावरफुल इकोनॉमी है चाइना, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। ठीक है, आईफोन की भी फैक्ट्री है एक, हर मोबाइल वाली तो जितनी कंपनियां ना सबने चाइना में एक फैक्ट्री डाल रखी है। ब्योंसी टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, ब्योंसी का मतलब होता है इंक्रीज, लाइटनेस, लाइटनेस कहिए। बेसिकली लाइटनेस का मतलब होता है हल्का। एक होता है टैक्स तो आ रहा है लेकिन इतना भारी कर दिया है मन ना मेरा, यहां से टैक्स लेना है, वहां से लेना है, कह रहे जीएसटी बड़ा हल्कापन कर देगा, बड़ा आराम से रेवेन्यू आएगा, आरामदायक तरीके से। ठीक है, पहले 50 टैक्सेस, देखिए भारीपन है कि नहीं, पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास लेकिन कितना भारीपन है, थोड़ा सा एक्साइज से आएगा, यहां से आएगा, वहां से आएगा, इतने सारे कानून। सिंगल सिस्टम हो और घचाघच पैसे आए, कितना मजेदार बात है। तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, दैट विल गिव ब्योंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब दैट विल इंक्रीज ऑल्सो विथ लाइटनेस, हल्कापन रहेगा। ठीक है, हल्कापन मतलब कंप्लायंस सिस्टम में हल्कापन। GST is expected to bring buoyancy to the government revenue by widening the tax base and improving the taxpayer compliance. Right? तो चलिए we'll stop here.